एवरीवन, हम एक और वीडियो के साथ वापस आए हैं जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू रिस्पांस टू लोड्स बनाए। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सारी कवर कर ली थी, ठीक है। इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू का रिस्पांस लोड्स के खिलाफ क्या है, हमारे पास रिस्पांस सिंपली क्या है, वो उस तरह से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास स्लीप आ जाता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास चीज़ क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है क्रीप, ठीक है। क्रीप आ रही है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। हमारे पास क्रीप का आप ऐसे कह सकते हो, व्हेन लोड इज अप्लाइड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिश्यू elongates एंड रिजल्ट इन परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास सिंपली क्या होता है ना कि हम अगर लोड को लॉन्गर टाइम के लिए लाइक हम किसी चीज़ के ऊपर कोई स्ट्रेस लगाई रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी स्प्रिंग के ऊपर हम स्ट्रेस लगाई रखते हैं, अगर हम वो स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली अप्लाई किए रखते हैं तो क्या होता है ना कि टिश्यू में ना इलांगेशन हो जाती है। इलांगेशन एक लिमिट ऐसी आती है जिसके बाद वो और इलांगेट भी नहीं होती है, कांस्टेंट डिफॉर्मेशन ले आती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट लेंथ आ जाती है ना जब टाइम के साथ साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो क्रीप है ना वो हमारे पास मोस्टली क्या है, या परमानेंट डिफॉर्मेशन जो मोस्टली रिलेट करती है विस्कोसिटी ऑफ टिश्यू के साथ, ठीक है। लाइक जितनी विस्कोसिटी होगी ना टिश्यू के, उसके साथ साथ रिलेट करती जाएगी कि हाँ इसको इतनी ज़रूरत है तो इतनी ये रिलेट करती जाएगी, ठीक है। और ये टाइम डिपेंडेंट भी होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे कि हमारे पास टाइम, हमने यही बात की ना कि हमने कितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम दे रहे हैं, इसका मतलब टाइम डिपेंडेंट ही है, कितना लॉन्गर टाइम हम उसको स्ट्रेस या लोड अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर या उस टिश्यू के ऊपर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास स्ट्रेस जो है या उसमें परमानेंट इलांगेशन या उसकी विस्कोसिटी जो है वो, या आप कह सकते हो कि जो टिश्यू के फाइबर्स हैं वो इलांगेट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, लाइक कितनी डिफॉर्मेशन होनी है, कितनी अमाउंट में डिफॉर्मेशन हो रही है, वो डिपेंड करती है हमारे पास अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। कितनी फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं और कितने रेट, लाइक टाइम इसमें आ जाता है ना, रेट जहाँ पे आ जाएगा टाइम रिलेटेड है, तो कितने रेट से वो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, कितने वेलोसिटी के साथ वो फोर्स अप्लाई हो रही है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, इन दोनों पे डिपेंड करिए, अमाउंट ऑफ फोर्स और रेट एट विच फोर्स इज अप्लाई, लाइक कितने रेट के साथ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं, अगर हम इस ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस ग्राफ में उन्होंने दिखाया हुआ है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उन्होंने सिंपली नीचे टाइम शो किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है चेंज इन लेंथ, ठीक है। लाइक टिश्यू की जो लेंथनिंग में चेंज आ रही है वो आ रही है, ठीक है। अब पहले स्टार्ट में तो क्या था कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ टाइम के साथ साथ ना कर्व क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। लाइक हमारे पास कर्व क्या हो गई, एक लिमिट पे आके उसने क्या किया कि अब वो नॉर्मली उसी ही, चाहे जितना भी आप लोड उसके बाद भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जितने टाइम के लिए आप लोड, एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास लोड जो है या वो क्रीप जो है, टिश्यू क्रीप जो है वो कांस्टेंट लोड के साथ क्या आ जाएगी, नॉर्मली टाइम के साथ साथ कॉन्स्टेंटली मूव करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास क्रीप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं वापस, हम थे हाँ, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास लो मैग्नीट्यूड के लोड होता है, ठीक है, लाइक हम यूजली कहते हैं कि हमारे पास इलास्टिक रेंज है जो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर अप्लाई करते हैं किसी लोड को, ठीक है, लेकिन उस लोड की मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, लो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे पास जो डिफॉर्मेशन है ना कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, लाइक कनेक्टिव टिश्यू की हम कह रहे हैं डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हमारे पास अलाउ कर रहे हैं या तो ग्रेजुअली, ठीक है, या तो हम कहते हैं ना ग्रेजुअली रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी कॉलेजन के फाइबर्स की, बॉन्ड्स की, लाइक दोबारा से रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से हम नॉर्मली कहते हैं कि हम बॉन्ड्स पहले टूट रही थी, पिछले में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया, हमारे पास मोस्ट कॉमन उन्होंने क्या कहा, इलास्टिक, जब इलास्टिक रेंज के अंदर होती है ना तो बॉन्ड्स टूटने के बाद दोबारा वापस रिवर्सिबल हो सकती हैं, ठीक है। इलास्टिक रेंज और इलास्टिक रीजन में हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास बॉन्ड वापस हो रही थी, रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। सिंपली ये इस वजह से होती है कि हमारे पास क्योंकि बॉन्ड्स में बहुत माइक्रो फेलियर आया होता है, अब इलास्टिसिटी कुछ होती है टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। और वो जो इलास्टिक फाइबर्स या इलास्टिसिटी होती है ना, वो क्या होती है कि वो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप में उसको वापस कनेक्टिव टिश्यू को ले जाती है, ठीक है। तो उसी हम कहते हैं कि हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वाटर की पहले थी ना सराउंडिंग टिश्यूज़ के इर्द गिर्द, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से हो जाती है वाटर की, ठीक है।
यही हम दो चीज़ें मेन चीज़ देख रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास लो मैग्नीट्यूड के लोड अगर हम टाइम लॉन्गर के लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो इलास्टिक रेंज के अंदर है तो हमारे पास चेंजेस क्या आ रहे हैं, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। अगर इंक्रीज आ रहा है डिफॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू में तो ग्रेजुअली आ रहा है, और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें आ रही है। उसने सबसे पहली चीज़ क्या कहा, रीअरेंजमेंट हो रही है कोलेजन के फाइबर बॉन्ड्स की, ठीक है। जो हमारे पास कोलेजन के फाइबर्स की बॉन्ड्स थी उनकी क्या हो रही थी, रीअरेंजमेंट हो रही है, रीमॉडलिंग हो रही है। दूसरा उन्होंने क्या कह दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वाटर जो सराउंडिंग टिश्यू में था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है, अगर हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते रहते हैं, लाइक हमारे पास टेम्परेचर जिस एरिया पे हम कहते हैं ना हमारे पास या जिस टिश्यू का हम या जिस पार्ट के हम जो है ना वो सिंपली ये कह सकते हो जहाँ पे आपने लोड अप्लाई किया हुआ, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो वहाँ पे क्रीप भी इंक्रीज होगी, ठीक है। लाइक जब क्रीप इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या इंक्रीज होगी है, डिस्टेंसिबिलिटी टिश्यू की, ठीक है। दोनों चीज़ें इस तरह से दूसरे से रिलेटेड है। हमने पिछले में भी स्ट्रेस इन कर्व में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, डिस्टेंसिबिलिटी इंक्रीज होनी ही होती है, ठीक है। डिस्टेंसिबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास उन्होंने कहा कि जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्रीप भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लाइक वही जो चीज़ हमने लोड अप्लाई किया लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए टिश्यू लॉन्गेट क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, क्रीप इंक्रीज हो रही है, सही है। अच्छा, कंप्लीट रिकवरी जो होती है ना क्रीप की वो टाइम के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि हो जाती है, ठीक है, लेकिन रैपिडली जो है ना हमारे पास सिंगल स्ट्रेन के बाद या इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन हो जाती है, लाइक टाइम के साथ साथ हो जाती है, सही है। जैसे सिंगल स्ट्रेन की हमने बात की थी ना, लाइक सिंगल डिफॉर्मेशन की तरह तो नहीं हो रही होती, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी तेज़ी से नहीं होती लेकिन हो जाती है, ठीक है, ओवर टाइम। अच्छा, और सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास ना कितना पेशेंट लोड टॉलरेट कर सकता है या कितना स्पेसिफिक लोड आप कितने टाइम के लिए दे सकते हो, ये पेशेंट के रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो इतना लोड टॉलरेट ही नहीं कर सकता तो हमारे लिए ये चीज़ गलत है कि हम उसको ज़्यादा लोड या उसके ऊपर ज़्यादा टाइम तक हम उसको लोड अप्लाई करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन हमारे पास ये है कि जब व्हेन लोड इज अप्लाइड टू अ स्ट्रेच अ टिश्यू, ठीक है, किसी टिश्यू को कोई भी फोर्स अप्लाई की जाए किसी टिश्यू को स्ट्रेंथ कराने टिश्यू को स्ट्रेच कराने के लिए, ठीक है, तो जो हमारे पास लेंथ जो होती है ना टिश्यू की वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेंथ हमने क्या कह दिया, कांस्टेंट है टिश्यू की। जैसे इनिशियल क्रीप या आप क्या कह सकते हो कि इनिशियल क्रीप, ठीक है, जैसे हमने कहा कि वही हमने कहा कि अब पता है क्या हुआ कि इनिशियली क्रीप में थी, अच्छा ना हमारे पास वो आफ्टर जैसे हमारे पास इनिशियल थोड़ी सी क्रीप हो गई, ठीक है। अब उसने क्या किया कि देयर इज़ अ डिक्रीज इन द फोर्स, उन्होंने क्या कहा फोर्स में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। अब फोर्स में डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास जब फोर्स कम होगी तो जो लेंथ थी, ठीक है, जितनी वो लेंथनिंग में चेंज आ रहा है उसका डिफॉर्मेशन आ रही थी वो अब एक जगह पे मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और इन्होंने यही कहा है कि हमारे पास ये हमें इसलिए रिक्वायरमेंट होती है फोर्स को डिक्रीज कराने की कि हम उस लेंथ को मेंटेन रख सकें, ठीक है। रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट लेंथ एंड टेंशन इन द टिश्यू डिक्रीजेस, मेंटेन किया लेंथ को और टेंशन जो थी टिश्यूज़ की वो भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। दो चीज़ें हमने जिस पे बात की, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर हम टिश्यू पे स्ट्रेच अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी किस लिए, ताकि हम किसी टिश्यू को स्ट्रेच करा सकें। लेकिन हमने ये कहा कि लेंथ को अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इनिशियल क्रीप के बाद हम फोर्स को कम कर देते हैं, ठीक है। लाइक थोड़ी देर डिफॉर्मेशन आई ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए डिफॉर्मेशन आने के बाद हमने क्या किया, फोर्स कम कर दिया। फोर्स कम कर दी जब हमने, ठीक है, नॉर्मली देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, अगर मैं इसको इनिशियली क्रीप कराना चाह रही थी तो मैंने इसको क्या किया, पहले फोर्स लगाई, ठीक है, इसमें थोड़ी सी लेंथनिंग में चेंज आया। अब ये तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं है पेन में तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट इसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं समझूंगी इसकी स्ट्रेच दे रही हूँ, ठीक है, और सिंपली अगर मैं स्ट्रेच इसको देना चाह रही हूँ लेकिन हम क्या करें कि हम इसको इनिशियल क्रीप के बाद मैंने क्या किया, फोर्स की अमाउंट थोड़ी कम कर दी, मैंने थोड़ा आहिस्ता से इसको मतलब फोर्स अप्लाई की, ठीक है, डिक्रीज कर दी। तो क्या होगा ना, जितनी इसकी लेंथनिंग में चेंज आ चुका था ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, अब वो मैक्सिमम और लेंथनिंग में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और क्या होगा, दूसरी क्या चीज़ हो जाएगी, जो टिश्यू के ऊपर टेंशन ज़्यादा आ रही थी वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यही हमारे पास हम बात करें कि हमारे पास जो फोर्स है ना, जितनी हम फोर्स अप्लाई करें किसी टिश्यू को स्ट्रेच देने के लिए, ठीक है, उसको अगर हम किसी टिश्यू की लेंथ को उस टाइम तक कांस्टेंट रखना चाहते हैं
तो हम थोड़ी सी क्रीप के बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल क्रीप के बाद हम कहते हैं हम उसकी फोर्स को कम कर देते हैं और मेंटेन कर लेते हैं उस लेंथ को, और हम दूसरा क्या करते हैं कि हम टेंशन टिश्यूज में थी वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक क्रीप इज रिलेटेड टू विस्कोइलास्टिक क्वालिटीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। ये हमारे पास इसलिए होता है कि ये हमारे पास रिलेट करें। अब देखो विस्कोइलास्टिक क्वालिटीज यही थी ना हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की, कि हमारे पास इलास्टिसिटी भी होती है लेकिन प्लास्टिसिटी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है कि विस्कोसिटी के साथ जब इलास्टिसिटी की क्वालिटीज है ना तो वो हमारे पास इससे रिलेट कर रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो वाटर का कंटेंट है ना उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, अब कहाँ कहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ये इस तरह क्रीप की तरह ही है, ठीक है, लाइक जैसे हमने क्रीप में पढ़ा। स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज अंडरलाइन प्रिंसिपल, ठीक है, एक बहुत मेन अंडरलाइन प्रिंसिपल है। जब हम प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग का प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन का पीरियड, ठीक है। और ये हम इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि हमारे पास क्या हो कि स्ट्रेचिंग की जो पोजीशन है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हम रख सकें, ठीक है, ठीक है। अब वो इन्होंने बताया स्ट्रेच पोजीशन को हम मेंटेन रख सके सेवरल आवर्स और डेज तक, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस प्रोसीजर को या स्ट्रेस रिलैक्सेशन को, क्योंकि हम अगर ज़्यादा फोर्स देंगे तो टिश्यू के टेयरिंग का खतरा है ना, ठीक है, तो हम उसको टिश्यू के डैमेज तो नहीं होने दे सकते या हम टिश्यू को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, तो हम इसको मेंटेन करना है, हमने स्ट्रेच भी देना है और हमने क्या करना है उसको रिलैक्सेशन में भी रखना है। तो हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट इज इसका स्ट्रेस का ये था कि हमारे पास स्ट्रेस रिलैक्सेशन का ये था कि हमारे पास रिकवरी वर्सेस परमानेंट चेंजेस, ठीक है, लाइक रिकवरी के साथ साथ परमानेंट चेंजेस हमारे पास क्या आ जाते हैं, इज डिपेंडेंट ऑन कि कितने आ सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे, या तो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन पे, ठीक है, कितनी अमाउंट डिफॉर्मेशन की हो रही है उस पर, और दूसरा हमारे पास कितनी लेंथ ऑफ टाइम जो डिफॉर्मेशन है वो मेनटेन हुई है ना, ठीक है, लाइक टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए हमने उस डिफॉर्मेशन को मेंटेन किया उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, उतने ही चेंजेस परमानेंट चेंजेस या रिकवरी के चेंजेस आएंगे, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, क्रीप एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज साइक्लिक लोडिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू फटीग, ठीक है, लाइक साइक्लिक लोडिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू फटीग बहुत सिंपल और इजी वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास फटीग जो कॉज हो रही है ना वो हमारे पास मोस्टली साइक्लिक लोडिंग से कॉज होती है, ठीक है। बहुत से सिंड्रोम्स ऐसे हैं जो साइक्लिक लोडिंग से, बहुत से स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे पास साइक्लिक लोडिंग से हो रहे होते हैं, ठीक है। लाइक साइक्लिक लोडिंग को आप क्या कहते हैं, रिपीटेटिव लोडिंग ना, ठीक है, बार बार जब आप किसी चीज़ या बार बार लोड डालते हो किसी भी टिश्यू के ऊपर, वहाँ पे फटीग के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, फटीग के साथ साथ इंजरी के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत मेंटेन करके काम करना होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज के रिपीटेटिव लोडिंग, अगर आप कह रहे हो कि रिपीटेटिव लोडिंग हम करवा रहे हैं, ठीक है, बार बार लोड दे रहे हैं, क्या हो रहा है, हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। वही जैसे हमने बात की थी हीट की प्रोडक्शन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी काफ़ी हमने उसमें भी डिटेल में देखा था कि हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक सो प्लास्टिक रीजन में हमने देखा था। तो हम यही कह रहे थे कि रिपीटेटिव जो लोडिंग है ना वो हमारे पास हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा रही है, ठीक है। अब वहाँ पे जब हीट की प्रोडक्शन होगी ना तो क्या होता है कि हमारे पास जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टिश्यूज़ में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ना बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे पास ज़्यादा फास्ट काम करने लग जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टिश्यू का जो फेलियर है ना वो यील्ड पॉइंट से पहले पहले हो जाता है, ठीक है। यील्ड पॉइंट आप यील्ड पॉइंट को आप ये भी कह सकते हो जो हमने इलास्टिक लिमिट की बात की थी, ठीक है, उसी को आप यील्ड पॉइंट भी कह सकते हो। उससे क्या होता है, इससे पहले पहले ही आपकी टिश्यू का कई बार फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस चीज़ को बहुत मेंटेन करके रखना होता है, किस तरह से किस मैनेजमेंट के साथ साइक्लिक लोडिंग का प्रोसीजर हमने अप्लाई करवाना है, ठीक है। ग्रेटर द अप्लाइड लोड डिक्रीज द फ्यूअर द नंबर ऑफ साइकिल्स नीडेड फॉर फेलियर, ठीक है। वही मैंने बात की कि हम जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, लोड जितना ज़्यादा होगा उतने ही नंबर ऑफ साइकिल्स कम लगेंगे फेलियर की तरफ जाने। जाहिर सी बात है अगर आप लोड एक ही बार में या 2 साइकिल्स में ही आपने इतना ज़्यादा लोड दे दिया है जितना आपको शायद आप 4 साइकिल्स में उसको थोड़ा थोड़ा करके देते तो शायद फिर भी टिश्यू को आप फेलियर से बचा सकते थे, एज़ कम्पेयर टू आपने उसको 2 साइकिल्स में इतना ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ लोड दे दिया कि हमारे पास क्या हो गया, अब टिश्यू फेलियर आ गया, ठीक है। तो हम इस चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सी हमने स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अच्छा,
ये यूज फॉर स्ट्रेचिंग बाय अप्लाइंग रिपीटेटिव लोड्स एट अ मैक्सिमल लेवल ऑफ सक्सेसिव डेज, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो कि इस प्रोसीजर को आप यूज़ तो कर सकते हो, ठीक है। यूज़ फॉर स्ट्रेचिंग के प्रोसीजर्स में अप्लाई होता है, ठीक है, रिपीटेटिव लोड जैसे हम अप्लाई करते हैं, लेकिन एक सब मैक्सिमल लेवल के तौर पे, ठीक है। लाइक हम सक्सेसिव डेज के ड्यूरिंग में ना हम दे रहे होते हैं, ठीक है। लाइक ऑन सम डेज हम सब मैक्सिमल लेवल लाइक ना ही ज़्यादा मैक्सिमम हो, एक मिड रेंज में हम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसकी इंटेंसिटी लोड की कैसे हो सकती है। अब इस लोड की इंटेंसिटी जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं हम पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या दे रहे हैं, उतनी ही इंटेंसिटी हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसने ही उसकी उस पार्ट पे या उस टिश्यू पे हम उसकी इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे लोड की। अब मिनिमम लोड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस लोड। जाहिर सी बात है हमने ज़्यादा लोड नहीं देना, हम स्टार्ट से ही ऊपर से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि फेलियर टिश्यू फेलियर हो सकता है, तो हमने लोड को मिनिमम रखना है। बिलो मिनिमम लोड एन अपेरेंटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स डू नॉट कॉज फेलियर, दिस इज कॉल्ड इंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसको साफ अल्फाज में बोलूँ तो हमारे पास इस इंड्योरेंस लिमिट को उन्होंने ऐसे कहा है, आप मिनिमम लोड दो चाहे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स दो, ये फेलियर टिश्यू का कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी को हम एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। यानी लाइक आप ये कह सकते हो कि मैंने एक टिश्यू है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैंने फिंगर की फ्लेक्शन को इंक्रीज़ कराना है, ठीक है। अब फिंगर की फ्लेक्शन को इंक्रीज़ कराने के लिए हमने क्या करानी है, स्ट्रेचिंग करवानी है, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग जब हम करवा रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने उसको स्ट्रेच कराने के लिए ना क्या किया कि हमने उसकी जहाँ तक रेंज गई वहाँ तक हमने उसकी रेंज ले गई। लेकिन अगर हम उसको कहते हैं कि चले फ्लेक्शन छोड़ते हैं, एक्सटेंशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसकी एक्सटेंशन पे स्ट्रेच दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसकी एक्सटेंशन पे स्ट्रेच दे रहे हैं लाइक इस तरह से, ठीक है, मैं इस थंब से इसको स्ट्रेच दे रही हूँ, ठीक है। अब उसको हम जब स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं, सही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम सिंपली क्या करें, हम उसको लोड कम दे रहे हैं, ठीक है। लाइक मैंने उसको लोड कम दिया है, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम फिर रख लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रख लिया। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास फेलियर नहीं आएगा साइकिल्स जितनी टाइम के बाद रिपीट हों, ठीक है। इसको उन्होंने क्या किया, हमें एंड्योरेंस लिमिट है, ठीक है। चाहे आप जितने रिपीटेटिव नंबर ऑफ साइकिल्स दे रहे हो, लेकिन आपकी क्या होती है कि हमारे पास फेलियर कॉज नहीं होता, ओके। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स आ रही है कनेक्टिव टिश्यू फटीग की साइक्लिक लोडिंग से, ठीक है, वही हमने कहा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या फटीग्स हो सकती हैं, या क्या क्या आप सिंपली कह सकते हो डिजीज आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इंजरीज हो सकते हैं। एक सबसे पहली चीज़ हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। लाइक आप स्ट्रेस, आप जाहिर सी बात है आप रिपीटेटिव लोडिंग्स डाल रहे हो, ठीक है, साइक्लिक लोडिंग रिपीटेटिवली डाल रही है, हमारे पास क्या आ सकते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ सकते हैं कि ओवर यूज सिंड्रोम। जाहिर सी बात है बार बार किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, किसी पार्ट को, तो हमारे पास सिंड्रोम्स कॉज होते हैं, ओवर यूज सिंड्रोम्स हम उन्हीं को कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हो कि जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, और उसका क्या है कि उसकी मूवमेंट सेम है, लाइक उसने थ्रोइंग की मूवमेंट, चलो हम थ्रोइंग की मूवमेंट देते हैं, ठीक है, और वो उसको बार बार मतलब उसने वही थ्रो करना है, तो ओवर यूज सिंड्रोम का मतलब है रिपीटेटिव साइकिल्स उसी मूवमेंट के साथ आपके जा रहे हैं, ठीक है। वो बार बार इतनी प्रैक्टिस की उसने ओवर यूज ट्रेनिंग, लाइक ओवरली ट्रेनिंग कर ली। जब उसने ओवरली ट्रेनिंग की तो हमारे पास क्या सिंड्रोम कॉज हुआ, साइक्लिक लोडिंग की वजह से ओवर यूज सिंड्रोम, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी, ये साइक्लिक लोडिंग के अंदर अभी फिलहाल नहीं आता क्योंकि हम इसमें इतनी ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस नहीं करते, ठीक है। ये फर्स्ट सिर्फ एग्जाम्पल थी कि हमारे पास सिंपली हम क्या ले सकते हैं ओवर यूज सिंड्रोम्स के साथ, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि हम ये कहते हैं फॉर प्रिवेंटिंग दैम। अब इसको प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, जितना टाइम अलाउ किया गया बिटवीन, लाइक आप ये कह सकते हो कि आप ना हर साइक्लिक स्ट्रेचिंग के बीच में ना, ठीक है, या उसकी जो बाउट्स हैं या उसकी जो सेट्स हैं, सेट्स बनाए होते हैं ना हमने साइकिल्स के, बाउट्स या सेट्स जो होते हैं उसके बीच में आप क्या कह रहे हो कि हमारे पास बाउट्स को हम सेट्स भी कहते हैं, ठीक है, उसके बीच में आप क्या कहते हो ना, एक सेट के बीच में आप थोड़ा टाइम अलाउ कर दो, फिर दोबारा से सेट इतना टाइम अलाउ कर दो कि उसमें रीमॉडलिंग और हीलिंग का प्रोसीजर दोबारा हो जाए, ठीक है। फिर आप कहते हो न्यू स्टेज तक मतलब दोबारा से हो जाए, फिर आप दोबारा से साइक्लिक स्ट्रेचिंग कराओ ताकि हमारे पास क्या हो कि हम फटीग की तरफ ना जाएं, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ना हो, हमारे पास ओवर यूज सिंड्रोम्स ना हो, ठीक है। सिंपली हम साइक्लिक लोडिंग और कनेक्टिव टिश्यू फटीग को इस सेंस लेते हैं।
आई नो लाइक कि ज़्यादा हम इसको वर्बली भी नहीं कर सकते और ज़्यादा हम इसको थ्योरेटिकली भी नहीं पढ़ सकते। हमने इस चीज़ को सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस के अकॉर्डिंगली डिटेल में देखना होता है कि हमने इसको कॉन्सेप्ट की बेस के अकॉर्डिंगली कैसे हम इसको मैनेज करें, ठीक है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप हर चीज़ जो होती है ना आप क्लिनिकली अप्लाई नहीं कर सक रहे होते, ठीक है, बट फिर भी आपने इस चीज़ को रिटेन रखना होता है कि मे बी सम टाइम्स आपकी ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। अब जैसे साइक्लिक लोडिंग का काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि हमने इस चीज़ का प्रिवेंशन के ऊपर काम रखना होता है ताकि हम बीच में टाइम अलाउ कर सकें साइक्लिक स्ट्रेचिंग जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं किसी पेशेंट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास हमें इतना टाइम बीच में पेशेंट की टिश्यू को देना होता है या जो जिस बॉडी पार्ट पे आप अप्लाई करो ताकि वहाँ पे हीलिंग या रिमॉडलिंग का प्रोसीजर दोबारा से हो जाए, ठीक है। सो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने ये सारे देखे कनेक्टिव टिश्यू जो रिस्पॉन्स था लोड्स के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइक हम नेक्स्ट वीडियोस में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास चेंजेस आए थे कॉलेजन के अफेक्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिस्पॉन्स के ऊपर और सारा कुछ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ी थी, ठीक है, और लाइक हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ही रिलेट करते हुए हर चीज़ को आगे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।